हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का यूपी एग्जाम्स वाला में एक बार फिर से स्वागत है। और आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसीज आई हैं उसको लेकर के आपके मन में जितने भी डाउट है अभी पूछ लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। एक एक बात, एक एक पॉइंट मैं आप सभी के साथ क्लियर कर दूंगा। मतलब आपके मन में जो भी चीजें चल रही होंगी इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसीज को लेकर के, क्या क्या, उन पर संपूर्ण चर्चा मैं इस सेशन में आपके साथ करूंगा। तो क्या क्या चीजें आपके मन में चल रही होंगी, जैसे कि सिलेबस क्या है ना, ट्रिपल सी चाहिए या नहीं चाहिए, एज क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और कट ऑफ कितनी दी, और लास्ट पॉइंट होता है सबसे बड़ा कि कहां से पढ़े और क्या पढ़े या कैसे पढ़े। ये सारी चीजें हमारे मन में चलती हैं, सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। तो एक बार जल्दी से आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि आप सबके सभी के दोस्त जो है वो भी जान सके इन सभी पॉइंट्स के बारे में। बहुत अच्छी वैकेंसीज है, एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। संपूर्ण चर्चा मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो एज क्राइटेरिया हो, कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं भर सकता, 8th क्लास वाला भी फॉर्म भर सकता है, 10th वाला भी भर सकता है, 12th वाला भी भर सकता है, ग्रेजुएट वाला भी भर सकता है, लेकिन वो किस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है और कौन सा व्यक्ति किस फॉर्म को भर सकता है, इन सभी पॉइंट्स पर मैं यहाँ पर आप सभी के साथ बात करूंगा। सो सबसे पहले हम सभी जान लेते हैं जो एडवर्टाइजमेंट आया है आपका, है ना, वो आया है द हाई कोर्ट ऑफ जुरिडिक्योर एट इलाहाबाद, है ना। तो जो वैकेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, फिर उसके बाद क्लरिकल कैडर की वैकेंसी है, उसके बाद जो ड्राइवर पोस्ट होती है वो भी कैटेगरी सी में आती है, उसकी वैकेंसी है, और उसके बाद ग्रुप डी की पोस्ट है। ठीक है, सभी को डिटेल में जानेंगे। उससे पहले आप जान लीजिए कि जो आपका नोटिफिकेशन है वो 1 तारीख में आ गया था, लेकिन जो आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा वो 4 अक्टूबर से, यानी कि कल से आपके जो है वो फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, यानी कि कल से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और 24 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो, मतलब आपके पास टाइम होगा 20 दिन का। तो केवल 20 दिन का टाइम मिल रहा है फॉर्म भरने का। अब लेट मत करना, क्योंकि 19-20 तारीख के बाद ये वेबसाइट बहुत स्लो हो जाएगी, चलनी भी बंद हो जाती है कई बार। ठीक है, फीस अगर मैं बात करूं तो जो अलग अलग पोस्ट हैं उनमें 800 से लेके 950 तक जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC ST 600 से 750 तक आपकी फीस है। अब देखिए क्या क्राइटेरिया होगा किस पोस्ट के लिए, मैं एक एक बिल्कुल अलग से बना के लाया हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए, है ना। कंफ्यूजन था कि ITI किस में चाहिए, 12th किस में चाहिए, ग्रेजुएट किस में चाहिए, तो मैं दूर कर देता हूं कंफ्यूजन आपका। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो यहां पर मैं आपका जो है वो कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि यहां पर आपको क्या क्या जो है वो चाहिए होगा। ठीक है, ठीक है, देखिए कह रहा है द एज लिमिट फॉर द इलाहाबाद हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2024 इज 18 to 40 ईयर्स। मतलब आपकी जो उम्र सीमा है वो 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और एज जो कैलकुलेट की जा रही है वो 1 जुलाई 2024 से ये कैलकुलेट करके चल रहे हैं एज को। अब स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट आई है 583 पोस्ट है। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपके पास ग्रेजुएट हो, आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, डजेंट मैटर, बस ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फिर उसके बाद स्टेनो, आपके पास स्टेनो आपको आती हो, है ना, टाइपिंग आपको आती हो, और कंप्यूटर आपको आता हो, अर्थात यहां पर ट्रिपल सी चाहिए और यहां पर भी ट्रिपल सी जो है वो चाहिए, है ना। ऐसे ही क्लरिकल की जो 1054 पोस्ट है, सो 1054 पोस्ट क्लरिकल की है, क्लर्क की है, उसमें 12th पास होना चाहिए, टाइपिंग चाहिए और ट्रिपल सी मांगा गया है। यही इसमें बिल्कुल मांगा गया है, आपको कंफ्यूजन से दूर करने के लिए मैंने वहां पर डिटेल में लिख दिया। जो ड्राइवर की 30 पोस्ट है उसके लिए 10th पास आप होने चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, साथ में 3 वर्ष का कार्य अनुभव हो। ठीक है, यहां पर साफ मेंशन है कि 3 ईयर का आपके पास एक तरीके से अनुभव हो। अब यहां पर अनुभव दिखाना नहीं है, मतलब आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, कह रहा है हाई स्कूल अलोंग विद ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव अ 4 व्हीलर फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 3 ईयर। मतलब आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 3 साल पुराना होना चाहिए, मतलब तत्काल प्रभाव से ना बनाओ। ठीक है, तो कहने के लिए इसमें 18 से 40 आयु है, लेकिन 18 में तो लाइसेंस बनता ही है, तो वो भर सकते हैं जिनकी 21 से 40 आयु होगी।
कहने के लिए 18 है लेकिन भरने के लिए 21 है, तो एक डाउट आपका था, ये दूर हो गया होगा। जो आपकी ग्रुप डी की पोस्ट है उसमें किसी में 6th चाहिए, किसी में 10th, किसी में 8th, तो इसको भी मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूं, है ना। जो आपका एग्जाम प्रोसेस है, मतलब जो आपका इसका एग्जाम प्रोसेस है, हाँ सृष्टि न्याय बैच हिंदी मीडियम वाले ले सकते हैं, बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीजें कि आपको डीपीपी कैसे मिलती है, वो भी दिखाऊंगा। सृष्टि रुक जाओ, एक एक चीज, ठीक है। आप रिटन एग्जाम देंगे, आप स्किल टेस्ट आपका होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे आपके स्टेनोग्राफर के लिए क्या क्या एग्जाम का पैटर्न है, तो स्टेनोग्राफर की अगर मैं बात करूं, स्टेनोग्राफर के लिए 90 मिनट आपका एग्जाम होगा। 90 मिनट आपका होता है, पेपर का टाइम जो है 90 मिनट मिलता है। 100 क्वेश्चन इसमें हमारे आते हैं, ठीक है। हिंदी के, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट आपके पूछा जाता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन पूछता है। स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 2 मतलब जब आप स्किल टेस्ट में पहुंचते हो तो हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होती है ना, कंप्यूटर पर, जो कि 25 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी एंड 30 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश, टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर, ठीक है। इसमें 25 मार्क्स की हिंदी है और 25 मार्क्स की इंग्लिश है। आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 10 होते हैं, 25 में से इंग्लिश और हिंदी दोनों में। टाइप सेकंड पार्ट 2 जो है वो हिंदी या इंग्लिश स्टेनोग्राफी है। मतलब अगर आप हिंदी, देखिए टाइपिंग आपको दोनों करनी है, हिंदी भी और इंग्लिश भी, लेकिन स्टेनोग्राफी जो है वो आपको या तो हिंदी की या इंग्लिश की। हिंदी की आपको 80 वर्ड पर मिनट करने हैं शॉर्ट हैंड में, और 30 वर्ड पर मिनट करने हैं टाइपिंग में कंप्यूटर पे। और इंग्लिश के लिए जो है वो आपको 100 वर्ड पर मिनट करने हैं शॉर्ट हैंड में, और 40 वर्ड पर मिनट करने हैं टाइपिंग पर इंग्लिश में। ये 50 मार्क्स का होता है। सब कुछ मिलाकर के आपका फाइनल जो बनता है वो इसी के आधार पर बनता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें असेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए असेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए और डिप्लोमा चाहिए। किसमें, स्टेनोग्राफी में। आपने स्टेनोग्राफी में डिप्लोमा किया हुआ होगा तो ही आप यहां पर वैलिड होते हो, वैसे वो तो बन भी जाता है, उसकी कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश के लिए चाहिए। और सबसे बड़ी बात है इसमें, ध्यान से रखिएगा, ट्रिपल सी। ट्रिपल सी जो है वो कंपलसरी है भैया, तो ट्रिपल सी इसमें जरूरी है, ठीक है। ट्रिपल सी इसमें कंपलसरी है। फिर अगर मैं बात करूं क्लरिकल लेवल की, पेपर दोनों का अलग अलग होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्टेनोग्राफर का पेपर अलग होगा और क्लरिकल वाला जो पेपर है वो बिल्कुल अलग होगा। मतलब दोनों का कॉमन पेपर नहीं है, दोनों का अलग अलग पेपर है, ठीक है। जो ये वाला पेपर है इसमें रिटन एग्जाम आपका 90 मिनट का होगा, है ना। इंग्लिश, हिंदी, जनरल स्टडीज, मैथ्स आएगी। इसमें केवल स्टेज 2 होती है, इसमें स्टेनो नहीं होती है। तो इंग्लिश और हिंदी के टाइपिंग टेस्ट होता है कंप्यूटर पर, जिसमें 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए। 25 मार्क्स की हिंदी, 25 मार्क्स की इंग्लिश, और इसी के ऊपर डिपेंड होगा, है ना। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। स्टेज 1 का पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश में होता है, CBT 1, ठीक है। और उसके अलावा इसकी जो जूनियर असिस्टेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या है। जूनियर असिस्टेंट की जो क्वालिफिकेशन है, मतलब क्लरिकल लेवल में, इसमें आपको 12th होना चाहिए प्लस ट्रिपल सी। 12th के साथ इसमें ट्रिपल सी कंपल्सरी मांगा गया है, और पेड अप्रेंटिस जो है वो कर सकते हैं ट्रिपल सी के साथ, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है ड्राइवर पोस्ट के लिए। सेम सिलेबस ड्राइवर पोस्ट का भी है, कुछ भी अलग नहीं है। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, जिसमें 25 की हिंदी, इंग्लिश, GS और मैथ्स आएगी। बस यहाँ पर स्टेज 2 चेंज हो गई। जैसे यहाँ पर स्टेज 2 में क्या हो रहा था, आपका टाइपिंग टेस्ट हो रहा था, यहाँ पर स्टेज 2 में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, ठीक है। आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा, ये कंपलसरी है। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है, सही है। फिर इसके बाद आ जाते हैं ग्रुप डी की वैकेंसी में। मतलब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ग्रुप डी की वैकेंसीज है, उसकी अगर हम बात करें ग्रुप डी की वैकेंसीज की, है ना, तो इसमें अलग अलग है। जैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है ना, प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी है, पियून की वैकेंसी है, चौकीदार की है, और स्वीपर कम फर्रा की वैकेंसी है, ठीक है। तो ये कुछ वैकेंसीज हैं। पेपर सेम, हिंदी, इंग्लिश, GS और मैथ्स इसमें आएगी, 100 क्वेश्चन की, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होगा, और स्टेज 2 भी इसका रिटन एग्जाम ही है, मतलब ये सेम ही है ना। अब यहां पर अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है।
अब बात आती है कि किसके लिए क्या चीज की क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए क्या होना चाहिए। तो जूनियर हाई स्कूल मतलब क्लास 8, तो 10th पास आप नहीं भी हो, आप 8th पास हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। मिनिमम बस एज 18 होनी चाहिए आपकी। यह है ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए जूनियर असिस्टेंट, उसका जूनियर हाई स्कूल चाहिए और 1 साल का ITI चाहिए। मतलब आप कह सकते हो 8th प्लस ITI, 8th प्लस ITI इसमें चाहिए। प्रोसेस सर्वर जो ग्रुप डी की पोस्ट है, इसमें आपको 10th होना चाहिए, आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए, इसमें ITI की कोई जरूरत नहीं है। जो पियोन या ऑफिस पियोन है, इसके लिए आपको 8th पास होना चाहिए। और जो चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली है, इनके लिए आपको 8th पास होना चाहिए। जो आपके स्वीपर कम फर्रा की वैकेंसी है, इसके आपके क्लास 6th आपने पास किया हो तो आपका आप फॉर्म भर सकते हो। प्रोसेस सर्वर में काम क्या होता है सर? प्रोसेस सर्वर में आई थिंक सो यही वाला काम होगा जो फाइलों को इधर से उधर ले जाने का काम होगा, और कोई तो काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई सीधी बात है, जब आप यहाँ पर ये जूनियर असिस्टेंट बन गए, ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट में मतलब आपका क्लैरिकल वाला काम हो गया। अब जो फाइलें इधर उधर करने का काम है वो प्रोसेस सर्वर में ही आएगा, और कुछ तो शायद मेरे हिसाब से और कोई काम नहीं आता है इसमें। ठीक है, बाकी सब क्योंकि इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है, पियोन इन्होंने अलग किया है, चौकीदार, वाटरमैन मतलब जो पानी पिलाते हैं, ये सब चीजें अलग मेंशन इन्होंने किया है। ठीक है, अब इसमें अगर हम सैलरी की बात कर लें तो सैलरी का जो ग्रेड पे है वो आपका स्टेनोग्राफर का 2000 ग्रेड पेपर है, जूनियर असिस्टेंट भी 2000 ग्रेड पेपर है, और जो पेड अप्रेंटिस है वो भी 1900 ग्रेड पेपर है। और इसके अलावा जो ट्यूबवेल ऑपरेटर वगैरह वाली वैकेंसी है वो 1800 ग्रेड पेपर है। ठीक है, इनकी टोटल जो वैकेंसीज है वो आप सभी को पता ही है, ये सभी चीजों पर अभी हमने चर्चा कर ही ली है। अगर हम बात करें कि किसमें क्या आएगा, मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, हिंदी के 25 क्वेश्चन, जनरल स्टडीज के 25 क्वेश्चन और मैथ्स के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि आपको कहीं भी इसका सिलेबस नहीं मिल रहा होगा। तो इसका जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है, तो इसके सिलेबस पर बात करूं तो इंग्लिश में क्या क्या आएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, वोकैबुलरी, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, टेंसेस। तो ये सिलेबस किसका रहेगा, इंग्लिश का रहेगा। ये सिलेबस किसका रहेगा, इंग्लिश का रहेगा। फिर उसके बाद जनरल स्टडीज की बात करूं तो आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, भूगोल, इतिहास, महाराष्ट्र, भारतीय राजनीति, और ये सारी चीजें आपकी जो है इसमें बनेगी। मैथ्स की बात करूं, संख्या पद्धति, मतलब वही सेम सिलेबस मैथ्स का है और सेम सिलेबस जो है वो आपका हिंदी का इसमें बनता है। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस आपका है जो आपको पढ़ना है। ठीक, अब लास्ट ईयर की कट ऑफ देखते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि सर एक कट ऑफ हमें बता दीजिए कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी। तो लास्ट ईयर की जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई थी आपकी, है ना, जो लास्ट टाइम ये वैकेंसी आई थी उसकी जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए आपकी 178 कट ऑफ थी। इसकी सिंगल कट ऑफ लगी थी 178, इसकी अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं थी, एक सिंगल कट ऑफ थी 178। ठीक है, सही है। प्रोसेस सर्वर की जो कट ऑफ थी वो 178 थी, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए भी, एससी के लिए इतनी थी, अनरिजर्व के लिए इतनी थी, और यूआरएफ के लिए इतनी थी। जो पियोन वगैरह की कट ऑफ थी वो कुछ इस तरह से थी। ठीक है, उसके बाद चौकीदार और इन सब की कट ऑफ कुछ इस तरह थी, 162, 162, 54, 54, 63, 154। और इसके बाद हमारी सबसे मेन चीज है ना, सबसे जो मेन आपकी जूनियर असिस्टेंट और इसकी पेड अप्रेंटिस की कट ऑफ कितनी कितनी थी। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं, जूनियर असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें जूनियर असिस्टेंट में जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी 120.5, ओबीसी की भी 125 सेम कट ऑफ थी, एससी के लिए 118 थी, एसटी के लिए 111 थी, और अनरिजर्व के लिए जो है वो 127 थी। अगर पेड अप्रेंटिस में देखोगे 124, 124, 117 और 124 कट ऑफ जो गई थी। इसके अलावा जो ड्राइवर पोस्ट की कट ऑफ थी अनरिजर्व 74, एससी 73, ओबीसी 72। ठीक है, स्टेनोग्राफर में जो वैकेंसी आई थी उसकी हिंदी की कट ऑफ अलग थी, इंग्लिश की कट ऑफ अलग लगी थी। ठीक है, स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आई थी उसकी हिंदी की कट ऑफ अलग लगी थी, इंग्लिश की कट ऑफ अलग लगी थी। हिंदी की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में 161 अनरिजर्व के लिए, 145 एससी के लिए, 148 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए गई थी 155 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 155.5।
659। वहीं जो इंग्लिश वाली कट ऑफ थी वो अनरिजर्व के लिए 151 थी, एससी के लिए 121 थी, ओबीसी के लिए 148 थी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो थी वो 149 थी। अब आती है बात सबसे, जो मैंने आपको 4 चीजें बोली थी, मैंने बोला सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे ना हम। देखो मैंने आपको सिलेबस बता दिया क्या होगा, ट्रिपल सी चाहिए मैंने बता दिया, एज मैंने आपको बता दी, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, कट ऑफ मैंने आपको बता दी। अब बात आती है कहां से पढ़े और क्यों पढ़े और कैसा पढ़े। ठीक है, कहां से पढ़े, कैसा पढ़े और क्यों पढ़े। बेटा ये ना एक्चुअल में जो कट ऑफ लगी थी वो 200 में से लगी थी, फाइनल कट ऑफ। ठीक, अब यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती की बात करें तो आपके लिए जो बैच है, आप जो अपनी तैयारी कर सकते हैं वो तैयारी कर सकते हैं न्याय बैच से। न्याय बैच जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी तीनों वैकेंसीज की तैयारी करा रहा है। इसका जो प्राइस है वो 699 रुपीज रखा गया है। मात्र 699 में आप ये बैच ले सकते हैं। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, फिजिक्स वाला की जो ऐप है वो आपको डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल में। ऐप डाउनलोड करने के बाद, ये सारी कैटेगरीज आपको दिखाएगा, आईएएस, स्कूल, ओलंपियाड, गवर्नमेंट एग्जाम्स, है ना। तो आपको सेलेक्ट करना है गवर्नमेंट एग्जाम्स। गवर्नमेंट एग्जाम्स दिखाने के बाद ये सब कुछ दिखाएगा, तो इसमें आपको जाना है कहां पर, यूपी एग्जाम्स में। सबसे पहले किस में जाना है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में। देन किस में जाना है, यूपी एग्जाम्स में। यूपी एग्जाम्स में जाने के बाद आपको जाना है बैचेस में। कहां जाना है, बैचेस में। सबसे पहले नंबर पर ही बैच आपको दिखाई दे रहा होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती 2024 का न्याय बैच, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे बैच परचेस करने का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड टू बाय, पेमेंट हो गया। पेमेंट करने के बाद आप कहां जाओगे, पेमेंट करने के बाद आप जाओगे स्टडी में। जब आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद आप कहां जाओगे, उसके बाद आप जाओगे स्टडी में। स्टडी में जाने के बाद आपको यहां पर दिखेगा न्याय बैच, है ना, न्याय इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती। सही है, ऐसे करके आपकी सभी क्लासेस जो चलती हैं वो लाइव क्लासेस आपको यहां दिखती है। ठीक है, ये देखो टुडेज क्लास लिख करके आता है, जो आपकी लाइव क्लासेस है वो यहाँ दिखती हैं, है ना। जिसमें विक्रांत सर जैसे आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे होंगे, पॉलिटी आपको नितिन सर पढ़ा रहे होंगे, हिस्ट्री आपको जो है वो जयश्री मैम पढ़ा रही होंगी, मैथ्स आपको नितिन सागर सर पढ़ा रहे होंगे। मतलब ऐसे करके आपको यहाँ पर क्लासेस दिखेंगी, है ना। अब आपको देखनी है भाई सारी क्लासेस कहाँ मिलेंगी, ये मैं बता रहा हूँ आपको कैसे मिलेंगी। जब आप बैच ले लोगे उसके बाद, जब आप व्यू ऑल क्लासेस में जाओगे तो व्यू ऑल क्लासेस में आपको यहां पर सब कुछ दिखेगा। आप नोटिस में जाओगे तो आपको पता चलेगा आपका प्लानर क्या है, मतलब आपको कौन सा टॉपिक किस दिन पढ़ाया जाएगा। रीजनिंग में जाओगे रीजनिंग के टॉपिक, इंग्लिश में जाओगे इंग्लिश के टॉपिक, मैथ्स में जाओगे मैथ्स के टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल मैं रीजनिंग पे क्लिक करता हूं, ठीक है, मैंने रीजनिंग पे क्लिक किया तो यहां पर सभी आपको टॉपिक दिखने लगेंगे, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम, है ना, और ऑल कंटेंट। फिलहाल मैं ऑल कंटेंट पर मान लीजिए क्लिक करता हूं तो देखिए मेरे को सारे लेक्चर्स यहां पर दिखने लगेंगे। एक एक लेक्चर आपको दिखेगा 54 मिनट, 50 मिनट, 57 मिनट, 53 मिनट, लगभग 50 मिनट्स की क्लास आपकी होती है। हर क्लास के बाद जो है वो आपको डीपीपी प्रोवाइड होती है। जैसे अभी मान लो ये क्लास मैंने 9 बजे खत्म की है तो इसकी डीपीपी शाम तक लग जाएगी, बाकी सारी डीपीपी आपकी लगी हुई है। ये मिलेंगी कैसे, नोट्स और डीपीपी। जैसे यहाँ तो आपको लेक्चर दिख रहा है, यहाँ नोट्स और यहाँ डीपीपीज। आपने नोट्स पे क्लिक किया तो ये देखो इन टॉपिक्स को जो मैंने पढ़ाया है उनके नोट्स है, ये टॉपिक को जो मैंने पढ़ाया है उनके नोट्स है, ठीक है। फिर उसके बाद लॉजिकल वेन डायग्राम, मान लो डीपीपी। डीपीपी कहां मिलेगी, जब आप इस पे डीपीपी पे क्लिक करोगे, मैंने लॉजिकल वेन डायग्राम की डीपीपी ये दिख रही है, ब्लड रिलेशन की ये दिख रही है, सीरीज की ये दिख रही है। मान लो मैंने लॉजिकल वेन डायग्राम की डीपीपी पर स्टार्ट किया। जब आप ये डीपीपी ओपन करते हो तो ये दोनों लैंग्वेज में होती है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आप यहां पर ऑप्शन अपना ए टिक करोगे, ए ऑप्शन टिक करके आप नेक्स्ट करोगे, ऐसे करके आपको पूरे 10 क्वेश्चन दिखाई देते हैं। अब आपको इंग्लिश में नहीं हिंदी में देनी है तो यहाँ ऑप्शन आता है इंग्लिश, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहां से चेंज करके आप हिंदी भी कर सकते हो। तो ये जो आपको फिर डीपीपी है आपकी वो हिंदी में दिखने लगेगी यार, ये डीपीपी जो है वो आपको हिंदी में दिखने लगेगी। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके पास होता है। आप सबमिट करोगे, मान लो 1000 बच्चों ने ये अटेम्प्ट करी है, उनमें से आपकी रैंक 1 आई है तो ये रैंक वगैरह भी सब कुछ शो करता है। तो ये सारी चीजें, ये सारी सुविधा आपको मिलेगी कहां पर, ये सारी सुविधा आपको मिलेगी पीडब्ल्यू के न्याय बैच में, और कोई बैच में मत लेना। देखो
आप सर्च में जाओगे ना, इलाहाबाद डालोगे तो उसमें 2 बैच दिख रहा होगा, है ना। दूसरा वाला नहीं, आपको ये वाला लेना है जिसमें आपको ये वाले टीचर्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना, क्योंकि एक पुराना बैच भी है, ठीक है, जो पिछली वाली वैकेंसी का है। सो आपको ये वाला बैच लेना है, नया वाला, जिसमें आपको विक्रांत त्यागी सर दिख रहे होंगे, नितिन सर दिख रहे होंगे, मैं दिख रहा हूँ, राघवेंद्र सर दिख रहे होंगे, नाम दिख रहा होगा न्याय बैच का। सो ये वाला जो बैच है आपको लेना है, ठीक है। दूसरा वाला पुराना वाला नहीं लेना है, ये वाला लेना है, याद रखना इस बैच का, ठीक है। इसमें ही आपको नई वाली क्लासेस मिलेंगी, कहीं फिर आप बाद में क्या हो, अरे सर हमने तो पुराना वाला ले लिया, ठीक है। चलिए, तो आज का ये सेशन इतना ही रखेंगे, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। कोई भी डाउट हो, कोई भी जानकारी और चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और भी जानकारी जो आपको चाहिए होगी मैं आपको प्रदान कर दूंगा। चलिए, सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।